समान अध्ययन जीके जीएस के अंतर्गत आप सभी मेरे साथ महा रिवीजन कर रहे हैं और महा रिवीजन में आप सभी जैसा कि जानते हैं मैं 6 सब्जेक्ट का महा रिवीजन कराता हूं। 6 सब्जेक्ट आपके एक सीक्वेंस में चलेंगे और 6 सब्जेक्ट के 6 टॉपिक दिमाग में छप जाएंगे आपके। ठीक है, चलिए शुरुआत कर रहे हैं हम लोग साइंस से, बायो से। ये बायो से जुड़ा हुआ टॉपिक है और बायो के साथ साथ ये पर्यावरण से भी जुड़ा हुआ है। टॉपिक है जैव उर्वरक। संभवतः आपने सुना होगा, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, हर बार 1-2 क्वेश्चन आपका जैव उर्वरक टॉपिक से पूछ लेता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बायो फर्टिलाइजर। अब फर्टिलाइजर उर्वरक का काम क्या है? उत्पादकता की वृद्धि करना, पोषक तत्वों की पूर्ति करना, पोषक तत्वों की पूर्ति करना। तो अभी एनपीके है ना, जो उर्वरक है, एक तो कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है, एक बायो फर्टिलाइजर है। तो बायो फर्टिलाइजर को हम 4 भागों में बांटते हैं। जैव उर्वरक को हम 4 भागों में बांटते हैं। जैव उर्वरक को 4 भागों में बांटा जाता है, 4 भागों में। अब यहां पे मैं एक बार लिस्ट बनाऊंगा, आप भी मेरे साथ लिखते जाना। किसी को कोई डाउट होता है तो पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, पहला है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के लिए। देखो, वायुमंडल में नाइट्रोजन है ऑलरेडी। वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन है। जो वायु है, वायु एक मिश्रण है, उसमें 78% नाइट्रोजन ही है, 21% ऑक्सीजन है उसमें। तो चूंकि वायुमंडल में नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के लिए कुछ जैव उर्वरक है ना। कौन कौन से जैव उर्वरक हैं जो कि नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं? कुछ ऐसे भी होंगे जो फास्फोरस की पूर्ति करेंगे, फास्फोरस के भी जैव उर्वरक हैं आपके। कुछ ऐसे हैं जो कि पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाले भी जैव उर्वरक हैं, और कुछ आपके कंपोस्टिंग एक्सीलेटर हैं। ठीक है, तो वो भी यहां पर हैं। तो मैं एक बार सारे के सारे यहां पे नाम लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले वो जैव उर्वरक जिनसे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। ठीक है, राइजोबियम। देखिए, दलहन फसलें जो आपकी होती है ना, बहुत सारी दलहन फसलें जो होती हैं उनमें एक जीवाणु पाया जाता है। ठीक है, वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को क्या करता है, उसमें आपको पता है दलहनी फसलों में जो जड़ होती हैं उनमें आपका सहजीवी संयोजन करते हैं ये जीवाणु, उनके साथ रहते हैं और वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, उसको अमोनिया में बदलते रहते हैं। अमोनियम आयनों के रूप में नाइट्रोजन जीवाणुओं के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, नाइट्राइट और फिर नाइट्रेट बना करके उनको परिवर्तित कर दिया जाता है। तो मृदप और पादप जो है, पहले तो देखो क्या बनता है, वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर के उसको क्या बनाते हैं, अमोनिया में बदलते हैं। ठीक है, फिर अमोनिया को नाइट्राइट और नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं और वहां से मृदा से पौधे उनको लेते हैं। तो मैं यहां पे नाम लिख रहा हूं, एक तो है आपका राइजोबियम, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, राइजोबियम, ये याद रखना है आपको। राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। दूसरा है एजेटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर, दूसरा एजोटोबैक्टर। तीसरा है आपका इनके नाम थोड़ा सा अजीब अजीब हैं बट फिर भी बताता हूं, एसेटोबैक्टर। एक एजेटोबैक्टर है, एसेटोबैक्टर अलग है। एसेटोबैक्टर ये आपके ऑप्शन में रहेंगे, आप ऑप्शन में इनको सर्च करेंगे। दूसरा आप बहुत अच्छे से जानते हैं एजोला, एजोला भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला है। और एक है आपके नील हरित सहवाल, नील हरित सहवाल, ये आपके जैव उर्वरक हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। रट लीजिए, एक और है आपका जिसका नाम है एजोलोस्पिरिलम। मैं इसको लिख रहा हूं, शायद हो सकता है मैं प्रोनाउंस अच्छे से ना कर पा रहा हूं, लेकिन आप इसको याद रखिएगा, एजोलोस्पिरिलम, एजोलोस्पिरिलम। ठीक है, एक ये आपके टोटल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, एसेटोबैक्टर, एजोला और ब्लू ग्रीन हेल्गी, जो नील हरित शैवाल हैं, ये भी आपके जो है करते हैं। घर पे देखते हैं ना काई वगैरह लग जाती है, काई वगैरह, वो ब्लू ग्रीन हेल्गी है आपका। ठीक है, वो भी आपका करता है। और एजेलोस्पिरिलम ये भी आपका करता है। ठीक है, इसके बाद दूसरे हैं फास्फोरस का स्थिरीकरण करने वाले, फास्फोरस का स्थिरीकरण करने वाले। फास्फोरस का स्थिरीकरण करने वाले कौन कौन से हैं? एक है आपका स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास का पूरा है बैसिलस स्यूडोमोनास, बैसिलस स्यूडोमोनास। ठीक है, बैसिलस स्यूडोमोनास। दूसरा है आपका
एस्परजिलस, 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 ये फास्फोरस के स्थिरीकरण करने वाले दो आपके जैव उर्वरक हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है आपका पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाले राइजोबैक्टीरिया होते हैं आपको। एक है आपका स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास प्रजाति का ही आपका होता है। तो पौधों की वृद्धि को बढ़ाते हैं ये, पौधों की वृद्धि, पौधों की वृद्धि को बढ़ाते हैं। और इसमें भी क्या होते हैं आपके राइजोबैक्टीरिया होते हैं, राइजो जीवाणु होते हैं जिनको हम बोलते हैं राइजोबैक्टीरिया, 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 इसको स्यूडोमोनास कहते हैं। क्या नाम है? स्यूडोमोनास प्रजाति, स्यूडोमोनास प्रजाति। ठीक है, पौधे की वृद्धि के कारक हैं ये स्यूडोमोनास प्रजाति। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत बढ़िया से। ठीक है, और एक लास्ट 4 प्रकार मैंने बताए थे, लास्ट प्रकार है इसका जो कंपोस्टिंग एक्सीलरेटर होते हैं, कंपोस्टिंग एक्सेलरेटर, जो कंपोस्टिंग गति को बढ़ा देते हैं। एक है आपका ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा। ठीक है, ट्राइकोडर्मा को हम जो है सेलुलोलिटिक भी कहते हैं, सेलुलोलिटिक भी कहते हैं, ट्राइकोडर्मा है आपका। ठीक है, इसके बाद दूसरा है आपका लिग्नोलिटिक, लिग्नोलिटिक, लिग्नोलिटिक। नाम थोड़ा सा अजीब है लेकिन फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा ही। इसमें आता है ह्यूमिकोला, इसको बोलते हैं ह्यूमिकोला, ह्यूमिकोला, क्या बोलते हैं? ह्यूमिकोला, ह्यूमिकोला। बस इतने याद कर लो। ये आपके जैव उर्वरक से आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाता है आप पहचान लोगे। एजोला क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला है। नीलहरित शैवाल क्या है? ये भी आपका जैव उर्वरक है, आसानी से पहचान लोगे। ठीक है, बस इतने ही है, इसके अलावा कुछ पूछेगा ही नहीं आपसे। आसानी से आप समझ जाओगे कि अच्छा इनमें से कौन सा ठीक है कौन सा नहीं है, आप इससे जो है निकाल लेंगे आंसर। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? 1 मिनट रुकिएगा। चलिए अगला चलते हैं। ये वाला क्लियर हो गया आपका टॉपिक, जैव उर्वरक। अब आ जाते हैं इकोनॉमी में, आ जाते हैं अर्थव्यवस्था से। आज मैं आपको अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर के बारे में बताने वाला हूं। इकोनॉमी से आपका जो है कोर सेक्टर से भी क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं और मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को कोर सेक्टर के बारे में जानकारी नहीं होगी। कोर सेक्टर क्या है, किसका क्या भारांश होता है, किसका भारांश ज़्यादा होता है, किसका भारांश कम होता है, इससे भी क्वेश्चन आपका आता है। भाई बहुत सिंपल सा, लेकिन ये है कि आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा इससे पूरा। देखिए कोर सेक्टर वे कोर सेक्टर होते हैं अर्थव्यवस्था में। मैं जो बता रहा हूं आपको, कोर सेक्टर जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कोर हैं, आधारभूत हैं, यानी इनके बिना अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती है, इनको बोलते हैं कोर सेक्टर। पहली बात तो इनके नंबर्स कितने संख्या है? 8। जो हमारी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए सबसे आधारभूत हैं उनको हम कोर सेक्टर कहते हैं। जैसे कि कोयला, कोयला के बिना विद्युत नहीं बनेगी, सब कुछ रुक जाएगा। यदि कोर सेक्टर काम गड़बड़ हुआ सब रुक जाएगा। कच्चा तेल आपका, कच्चा तेल भी आपका क्या है? कच्चा तेल, कच्चा तेल भी आपका कोर सेक्टर है कि नहीं है? प्राकृतिक गैस क्या है आपका? प्राकृतिक गैस, बिना प्राकृतिक गैस के, बिना एनर्जी के, आप देख रहे होंगे तीनों ही एनर्जी हैं आपके, तीनों के तीनों ही एनर्जी कारक हैं। और क्या इनको आप कहेंगे? तीनों के तीनों एनर्जी से जुड़े हुए सेक्टर हैं आपके, है ना। इसके बाद रिफाइनरी उत्पाद, जो रिफाइनरी उत्पाद बनते हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। रिफाइनरी, इनका सबसे ज्यादा वेटेज है। रिफाइनरी उत्पाद, रिफाइनरी उत्पाद, रिफाइनरी उत्पाद।
इसके बाद उर्वरक, इसके बाद इस्पात, इसके बाद सीमेंट और अंतिम है बिजली, विद्युत। ये 8 कोर सेक्टर हैं। इनका भारांश 40% से ज्यादा है, जो हमारा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है। ध्यान रखिएगा, इनका टोटल भारांश कितना है? भारांश जो भारत का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है, भारत का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में इनका भारांश कितना है? 40% से ज्यादा, लगभग 40%, 27 के आसपास है। भारांश देख लीजिएगा, इतना भारांश है इनका, इतना वेटेज है। फिर से एक बार इनको देखते हैं। 8 इंडस्ट्रीज हैं, ये कोर सेक्टर में आती हैं। कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट, इस्पात मतलब लोहा, और बिजली। ये आपके कोर सेक्टर हैं। सबको क्लियर है? सांभवी नंद जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो मैंने मेमोरी नोटबुक के बारे में बताया था। मेमोरी नोटबुक का जो है, आप लोग यदि कोई भी सुबह वाली क्लास में रहे होंगे करंट वाले में, बाकी उसका वीडियो भी मैं पब्लिश करने वाला हूं। मेमोरी नोटबुक जरूर बनाओ। मेमोरी नोटबुक में ऐड करो चीज़ों को, देखते देखते याद हो जाएगा, आपकी मेमोरी बन जाएगा, आपकी याददाश्त बन जाएगा। मेमोरी नोटबुक का मतलब है उस किताब कॉपी में आपने जो लिखा उसे आप रेगुलर देखते रहेंगे और वो आपके दिमाग का हिस्सा बन जाएगा। तो मेमोरी नोटबुक में लिखने वाली बात है, ये बिल्कुल है। ये भी है जो मैंने जैव उर्वरक आपको बताया, वो भी आपके मेमोरी नोटबुक का हिस्सा आप बना लीजिए। वो नाम जितने खतरनाक हैं वो भी आपको काम करेंगे। तो कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट, बिजली। अब इनके भार कैसे हैं, मतलब किसका वेटेज ज्यादा है? सबसे ज्यादा वेटेज इसका है। नंबर 1 पे सबसे ज्यादा वेटेज है रिफाइनरी उत्पाद का। रिफाइनरी उत्पाद के बाद दूसरा वेटेज है बिजली का, दूसरा वेटेज है बिजली का। तीसरा वेटेज है आपका इस्पात का। तीसरे नंबर पे आपका लोहा आता है। चौथा वेटेज है आपका कोयला का। चौथा वेटेज है, इनका सबके भार दिए गए, भारांश दिए गए। टोटल भारांश कितना है? 40.27। और पहले नंबर पे रिफाइनरी उत्पाद, दूसरे नंबर पे बिजली, तीसरे नंबर पे इस्पात। इस्पात या स्टील एक ही बात है, कहीं स्टील लिखा रहा है तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। फिर इसके बाद आपका कोयला आता है। कोयला के बाद आपका कच्चा तेल आता है। 5वें नंबर पे कच्चा तेल है। और इसके बाद, ये मैं भारांश का क्रम बता रहा हूं। फिर इसके बाद 6वें नंबर पे प्राकृतिक गैस है। और फिर आपके 2 बचे ना, 6 कैसे बचे? हाँ 2 बचे आपके। इसके बाद आपका 7वें नंबर पे सीमेंट है और 8वें नंबर पे उर्वरक है। सबसे लास्ट में क्या है? उर्वरक। सबसे कम वेटेज। सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? रिफाइनरी उत्पाद का। प्रमोद जी कह रहे हैं सर कल मेमोरी नोटबुक में सतत विकास लक्ष्य लिखा था, अब याद हो गए हैं। चलो बहुत बढ़िया। अब मेमोरी नोटबुक मेंटेन करके डेली 5 टॉपिक याद करने हैं। मेमोरी नोटबुक में 5 टॉपिक याद करने हैं और मेमोरी नोटबुक को हर टाइम अपने साथ रखना है। मेमोरी नोटबुक को हर टाइम अपने साथ रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये कोर सेक्टर क्लियर हो गया। कोर सेक्टर को लेकर टेंशन तो नहीं है कोई भी? हाँ चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला सेगमेंट। सब याद हो जाएगा धीरे धीरे, आप में सब कुछ दिमाग में बैठना चालू हो जाएगा। अगला टॉपिक है आपका आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में देखो मैं पुस्तकें करवा रहा था, लगभग इंपॉर्टेंट सारी पुस्तक, लेखक, पत्रिकाएं लगभग सारे हो गए। पत्र पत्रिकाएं, लेखक, देखो मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई है। केसरी बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी की। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद। न्यू इंडिया एनी बहुत बार पूछा गया। द लाइफ डिवाइन आपका अरविंद घोष। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी। यंग इंडिया महात्मा गांधी। इंडियन अर्नेस्ट वैलेंटाइन सेरोल। द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। द ब्रोकन विंग्स सरोजनी नायडू। रविन्द्रनाथ टैगोर गोरा और गीतांजलि। द व्हील ऑफ हिस्ट्री राम मनोहर लोहिया। इंडिया फॉर इंडियंस CR दास। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु महात्मा गांधी। हिंद स्वराज महात्मा गांधी।
माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ठीक है ये। और आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी, देवी चौधरानी बंकिम चंद्र चटर्जी, नील दर्पण दीनबंधु मित्रा, शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद, गबन गोदान कफन प्रेमचंद्र, चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री, गीत गोविंद जयदेव, चितंबरा सुमित्रा नंदन पंत। बंदी जीवन सचिंद्र सन्याल, ध्यान रखिएगा, बंदी जीवन सचिंद्र सन्याल। द फिलॉसफी ऑफ द बम भगवती चरण बोहरा। द ड्रीम लैंड राम, ये ड्रीम लैंड किसकी है? हाँ, लाल राम सर अच्छा लाला राम शरण, ये लाला है आपका, लाला राम शरण, ठीक है। लुई फिशर के द्वारा लिखा गया द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की है। जवाहरलाल नेहरू अ बायोग्राफी, ये फ्रैंक मोरेट्स के द्वारा लिखी गई है। गिल्टी मैन ऑफ द इंडिया पार्टीशन राम मनोहर लोहिया की है। द व्हील ऑफ हिस्ट्री राम मनोहर लोहिया की है। द इंडियन सोशलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा की है। इतनी तो मैंने आपको पढ़ा दी थी। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डिस्कस और करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम सुना होगा, बहुत शानदार व्यक्ति थे, मुझे उनका लेख याद है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, उन्होंने बड़ा शानदार लिखा था उसके बारे में, भारत वर्षोन्नति। उन्होंने कहा था हम भारत के लोग रेलगाड़ी के डिब्बे हैं, बहुत शानदार बात उन्होंने कही थी। हम भारत के लोग रेलगाड़ी के डिब्बे हैं, हमें इंजन चाहिए चलाने के लिए। इंजन कौन होता है? लीडर, जो लीड करता है। हर सोसाइटी में आप देखेंगे सारे लीडर नहीं बन सकते, सब में लीडरशिप क्वालिटी नहीं होती। लीडरशिप क्वालिटी वाले मुश्किल से 1 2 3 लोग ही होते हैं, बाकी सब फॉलोअर होते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कई सारी कृतियां लिखी हैं। एक कृति लिखी उन्होंने भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा कृति किसकी है? भारतेंदु की। भारतेंदु आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास के ये प्रणेता थे आपके, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा। एक और इनकी बहुत शानदार नाटक लिखा था इन्होंने, अंधेर नगरी चौपट राजा। आप लोगों ने एक कहानी पढ़ी भी होगी, अंधेर नगरी चौपट राजा, सब चौपट कर डाला अंधेर नगरी चौपट राजा, ये नाटक किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। सुब्रमण्यम भारती, ठीक है। एक और पुस्तक है आपकी भारत भारती, बहुत बड़े जो है साहित्यकार हैं भारत भारती के, राष्ट्र कवि का दर्जा दिया गया इनको, आप सभी जानते होंगे। मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई है भारत भारती। मैथिली शरण गुप्त की पुस्तक है, राष्ट्रपति की उपाधि है। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सारी किताबें, मतलब स्वतंत्रता संग्राम को लेकर के इन्होंने बहुत सारी चीजों को लिखा, इसलिए इनको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद एक राइटर हैं आपके विजय तेंदुलकर, उनके द्वारा एक जो है नाटक लिखा गया घासीराम कोतवाल। घासीराम कोतवाल, कोतवाल, घासीराम कोतवाल नाटक के राइटर कौन से हैं आपके? विजय तेंदुलकर, विजय तेंदुलकर, विजय तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया घासीराम कोतवाल। एक अगली पुस्तक है संघर्ष की ओर, संघर्ष की ओर, जेपी के द्वारा लिखी गई है। जयप्रकाश नारायण, लोक नायक कहा जाता था इनको, जयप्रकाश नारायण, जेपी को लोक नायक कहा जाता था। एक है प्रिजन डायरी, प्रिजन डायरी भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, प्रिजन डायरी। जेपी भारत छोड़ो आंदोलन के प्रणेता रहे, उसमें बहुत काम किया इन्होंने, ठीक है। तो ये कुछ किताबें हैं, बाकी 1 2 किताबें और मैं आपको बताता हूँ। बिपिन चंद्रा जी को जानते ही हो, इनके द्वारा इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एक बुक है आपकी, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, ये किताब आप लोग पढ़ते भी हैं। और ये बिपिन चंद्रा के द्वारा बहुत शानदार किताब लिखी गई है, हिंदी कार्यान्वयन विभाग द्वारा आती है, इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ये किताब मैं बताता भी हूँ कि यदि आपको मिले तो आप ज़रूर पढ़िए एक बार इसको, बहुत मज़ा आने वाला है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं बिपिन चंद्रा की, द राइज ऑफ एंड ग्रोथ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, तो
आर्थिक विकास को लेकर के एक जो है इन्होंने बुक लिखी है, द राइज ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, ये भी इतिहास से जोड़ के किताब है। और एक इंडियन नेशनल मूवमेंट इन्हीं का है, इंडियन नेशनल मूवमेंट भी बिपिन चंद्रा के द्वारा। तो बिपिन चंद्रा ने कई सारे जेएनयू के प्रोफेसर रहे हैं और इन्हीं के फादर हैं सतीश चंद्रा इनके फादर हैं। उनके द्वारा मध्यकालीन भारत के इतिहास में बहुत शानदार किताब लिखी गई है। ठीक है, एक लास्ट पुस्तक और आपको बता दे रहा हूं, मदर इंडिया। मदर इंडिया के हैं कैथरीन मेयो। एक लास्ट पुस्तक है आपकी मदर इंडिया। मदर इंडिया किसने लिखी? कैथरीन मेयो। कैथरीन मेयो के द्वारा लिखी गई है। कैथरीन मेयो के द्वारा मदर इंडिया लिखी गई। ठीक है, चलो बाकी अब देखो बहुत सारी किताबें मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बता दी। अब कुछ आप भी पढ़ो, बाकी मैं अगले सेशंस में बाकी पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो अगला चलते हैं नेक्स्ट। अगला सेगमेंट में पॉलिटी ले लेते हैं। देखो पॉलिटी में मैंने पिछले सेशन में आपको भाग 20 के बारे में बताया था। भारत के जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वो माफ करिएगा संविधान संशोधन, भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण संशोधन है उनके बारे में चर्चा हुई थी। मैंने आपको टोटल 106 संविधान संशोधन में से जो महत्वपूर्ण संशोधन है बताए भी थे पिछले सेशन में। ठीक है, इसमें डिटेल में सारा कुछ दिया गया है। चलो मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। 106वां संविधान संशोधन जो आपका है वो महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ है। महिला आरक्षण 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा दोनों में। नारी बंधन विधेयक जो आपका था 106वां संविधान संशोधन। ठीक है, 105वां संविधान संशोधन जो था वो आपका जितने भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जुड़े हुए आपके सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, जिनको हम बोलते हैं सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास। ठीक है, इनकी पहचान करने की इनकी शक्ति जो है राज्यों की शक्ति को पुनर्बहाल किया गया। राज्य को जो स्टेट गवर्नमेंट हैं वो सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान कर सकें, उसकी शक्ति को पुनर्जीवित किया गया। 104वां जो संविधान संशोधन है ये आपका किससे जुड़ा हुआ है? ये भी आरक्षण से जुड़ा हुआ है। SC ST के आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ाया गया 2019 में। SC एंड ST का आरक्षण आगे बढ़ा दिया गया, 2029 तक के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, लगभग ये मतलब 2030 तक चलेगा, 25 जनवरी 2030 तक का है। मैं डेट एग्जैक्ट लिख देता हूँ, 25 जनवरी 1930 में SC ST का रिजर्वेशन आपका बढ़ा दिया गया। और यहाँ पे 2-3 पॉइंट और ऐड कर लेते हैं। ठीक है, एक आपका एंग्लो इंडियन का आरक्षण खत्म कर दिया गया। एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया। एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया। ठीक है, एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन 104वां संविधान संशोधन खत्म कर दिया गया। 106वां महिला आरक्षण, 105वां आपका जो है सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास जो आपकी है, 104वां आपका SC ST का आरक्षण है। एंग्लो इंडियन के आरक्षण को खत्म कर दिया गया। 103वां आपका जो है EBS का आरक्षण है। 103वां EBS EBS के रिजर्वेशन को यहाँ पे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के 10% आरक्षण प्रदान किया गया। EBS कैटेगरी को 10% आरक्षण। आप देखो 106वां आरक्षण, 105वां सोशल इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को पहचानना, 104वां आरक्षण, 103वां आरक्षण, सब लगातार आरक्षण ही है। 102वां आपका OBC के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया, पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, 338B जोड़ा गया। और 101वां आपका GST है, वस्तु एवं के सेवा कर। जितने भी अप्रत्यक्ष कर थे उन सभी को खत्म करके एक ही गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बना दिया गया है। 100वां आपका जो है लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट था, भूमि सीमा समझौता। ये भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ, भारत एवं बांग्लादेश के बीच में। तो 100वां संविधान संशोधन किया गया। एक संविधान संशोधन जो और बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, उसको भी देख लेते हैं।
57वां 97th ये आपका जुड़ा हुआ है सहकारी समिति से। सहकारी समिति जो 99वां संविधान संशोधन था, इससे पहले एक 99वां संविधान संशोधन आपका वो एनजेएसी से जुड़ा हुआ था। एनजेएसी का मतलब है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। अब इसको इलीगल घोषित कर दिया गया है, न्यायपालिका नहीं कर दिया, राष्ट्रीय न्यायिक, ठीक है। रट लीजिए सब जितना कुछ भी बता रहा हूं। अब अगला है 86वां संविधान संशोधन। 86वां के तहत शिक्षा का अधिकार बना दिया गया, शिक्षा का अधिकार दे दिया गया। 21A जोड़ दिया गया 86वें में। एक तो ये रट लो, ये बहुत जरूरी है, सन 2002 में हुआ था 86वां संविधान संशोधन, ठीक है। बाकी दो संविधान संशोधन आप सभी जानते हैं, एक 74वां है और एक आपका 73वां है। 73वां आपका ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र, और 74वां आपका शहरी क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के डेवलपमेंट पे दोनों काम करते हैं। इसके बाद है आपका 61वां संविधान संशोधन। 61वां में क्या किया गया था? 61वां से पहले 69वां बता देता हूं। 69वां रट लो। 69वां में क्या किया गया? 69वां में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, ठीक है। और एक विधानमंडल बना दी गई वहां पर, मतलब मुख्यमंत्री ले आए गए, 7 सदस्यीय कैबिनेट बना दी गई, ये सारी चीजें हैं। 61वां के तहत ही, 61वां जो था आपका 1988 में हुआ था। पहले मतदान करने की उम्र आपकी कितनी थी? 21 वर्ष, उसको घटा के 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। राजीव गांधी की सरकार थी 1988 में, तो मताधिकार का बेस बढ़ा दिया गया। अब सोचो 21 साल की पहले एज थी तो ज्यादा लोग मताधिकार नहीं कर सकते थे। 18 साल में जैसे ही कर दिया गया तो बेस बढ़ गया। 44वां संविधान संशोधन में बहुत सारे काम हुए। पहली बात, संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया। संपत्ति का मौलिक अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया। मौलिक अधिकार विधिक अधिकार बन गया। अब इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए। 42वां संविधान संशोधन में जो गड़बड़ की गई थी, उस गड़बड़ को सुधारने का काम जो है 44वां में किया गया। पहली बात तो आपको पता है कि 352 में आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया। आंतरिक है ना, ये बोला गया आपातकाल लगाना है तो भैया कैबिनेट के साइन होंगे, बिना कैबिनेट की लिखित जानकारी के बिल्कुल लिख के दें और तब आपातकाल लगाया जाएगा, ऐसे नहीं कोई भी लगाए। अच्छा 42वां को लघु संविधान कहते हैं। 42वां को लघु संविधान, क्योंकि संविधान के लगभग हर एक हिस्से में बदलाव किया गया संविधान। बाद में 44वां के माध्यम से इसके बहुत सारी चीजें बदल दी गई। जैसे प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में समाजवादी, ये शब्द नहीं था पहले मूल प्रस्तावना में। धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये आपका जोड़ा गया, ठीक है। और क्या क्या किया? मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। मौलिक कर्तव्य कितने कर दिए गए आपके? 51A में मौलिक कर्तव्य थे, भाग 4A 4A मौलिक कर्तव्य। वर्ष भी बताना है कि वर्ष भी बता देते कब कब हुआ है? चलो वर्ष बता देता हूं। 42वां आपका 1976 में हुआ है, 1976, ठीक है। 44वां आपका 1978 में हुआ है। 61वां आपका 1988 में हुआ है, ठीक है। 69वां आपका 1992 में हुआ है। 69वां आपका 1992, ठीक है। 1992 में ही आपका ये लागू हुआ है पूरा का पूरा। 69वां मतलब 91-92 के आसपास है। और ये आपका 1992 पे है, ये भी आपका 1992 पे है। 73वां और 74वां, ठीक है। और 86वां आपका 2002 में है। 86वां आपका कहां पर है? 2002 में। इसके बाद 97 ये 2011 में हुआ था। 99वां जो आपका हुआ था 2014 में हुआ था। 99वां कब हुआ था? 2014 में। लेकिन बाद में ये आपका क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया, ठीक है।
और 100वां जो संविधान संशोधन था आपका लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट वाला 2015 में किया गया था। ये 100वां संविधान संशोधन 2015 में आया। 101वां आपका 2016 में आया जीएसटी सुधार वाला। 102वां संविधान संशोधन 2018 में आया आपका ये ओबीसी वाला। 103वां जो संविधान संशोधन था आपका ये ईबीएस वाला है, ईडब्ल्यूएस वाला है, 2019 में आया आपका ये। 2019 से ईबीएस कैटेगरी आपको मिली है ना। और 104वां जो संविधान संशोधन है ये 2020 में किया गया। 10 साल के लिए रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया। 1930 लिख दिया गया मैंने, अरे भैया 2030 तक, 1930 नहीं है 2030 तक। मेरे दिमाग में इतनी डेट चल रही है, इतनी डेट्स है ना, मैं ये कई बार गड़बड़ बहुत करता हूँ। मुझे याद पता है ये चीज़, मेरे से गलती हो जाती है, आप इसको सुधार लेना। कभी भी मैं 2030 को 1930 बोल दूँ तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। और 2021 में 105वां है और 106वां अभी आया आपका 2023 में। नई संसद बनी थी, नई संसद के साथ ही ले आए थे, बिल ले आए थे। वर्ष भी मैंने अब बता दिया, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मैंने बताए हैं। अब देखो हैं तो बहुत सारे, है ना, मैं कितने आपको बता दूं, बहुत सारे हैं। पहला संविधान संशोधन हुआ था तो उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची में लैंड सुधार, मतलब जो प्रथम अनुसूची पहले वाले से आपका क्या जोड़ा गया था, उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जिसमें लैंड रिफॉर्म से जुड़ी हुई चीजों को रखा गया था, ठीक है। पहली अनुसूची 1951 में जोड़ी गई थी, ये भी बता दे रहा हूँ, ये ना रहे कि सर ये भी बता दीजिए। तो 1951 में जोड़ी गई थी पहली अनुसूची। क्लियर है, सबको क्लियर है? क्लियर रहना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि चीज़ें क्लियर रहें तो ज़्यादा अच्छा है, आप में कोई भी किसी तरीके से आपको संशय ना रहे। अब चलते हैं पर्यावरण में, चलते हैं इन्वायरमेंट पे चलते हैं। पर्यावरण में देखो पश्चिमी घाट के बारे में मैंने काफ़ी कुछ आपको बताया था। मैंने आपको बताया था पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, है ना। देखिए एक स्ट्रक्चर समझ लीजिए, जो हमारे दक्कन का पठार है, ये जो हमारा प्रायद्वीप है ना, इसको प्रायद्वीप कहते हैं। त्रिकोणीय आकृति दिख रही है आपको, त्रिकोण दिख रहा है, 3 तरफ से पानी वाटर ने घेर रखा है। इसको हम 5 भागों में बांटते हैं। पहला आपका है ऊपर वाला, देखिए विंध्यन क्षेत्र, ये क्या है आपका विंध्यन रीजन, यहां से स्टार्ट होता है त्रिकोण, ये पूरा त्रिकोण है आपका, प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं इसको। तो ये पहला हिस्सा आप देखिए विंध्यन रीजन है। दूसरा आपका डेक्कन प्लेटू, इसी में सतपुड़ा भी आता है। ये है आपका पश्चिमी घाट जो मैं आपको बता रहा हूं, ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये 5वां है आपका, ये प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया है ये। प्लेन एरिया मतलब तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, यहाँ पे प्लेन है। यहाँ से पूर्वी घाट देखो, यहाँ से खत्म हो जाता है, मिल जाता है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, नीलगिरी की पहाड़ियां पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में मिल जाते हैं। तो जो पश्चिमी घाट है जैव विविधता की दृष्टिकोण से बहुत ही सेंसिटिव है। अब देखो यहाँ पे पहाड़ियों से क्वेश्चन पूछ लेता है, मैं सोच रहा हूं कि मैं पहाड़ियां आपकी करवा दूं। पश्चिमी घाट की पहाड़ियां और पूर्वी घाट की पहाड़ियों का एक क्रम आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले एक बार पूर्वी घाट में आप देखिए, कई सारी पहाड़ियां हैं आपकी, नल्ला मल्ला की पहाड़ियां, वेनुकोंडा की पहाड़ियां, पालकोंडा की पहाड़ियां, ये क्रम से हैं, सीक्वेंस से। सबसे पहले नल्ला मल्ला पहाड़ियां आती हैं, फिर वेनुकोंडा की पहाड़ियां आती हैं, फिर पालकोंडा की पहाड़ियां आती हैं, ठीक है। अब ये आपका पूरा पूर्वी घाट है, ठीक है। और ऊपर जो है आपका उत्तरी सरकार है, ये क्या है आपका उत्तरी सरकार। यहां पे उत्तरी सरकार तट है, उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार, सबसे पहले उत्तरी सरकार है, ठीक है। फिर आपकी नल्ला मल्ला पहाड़ियां हैं, वेनुकोंडा की पहाड़ियां हैं, पालकोंडा की पहाड़ियां, ये क्रम याद रखना। इसके बाद आपकी नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, नीलगिरी नहीं है, माफ करिएगा, नीलगिरी नहीं है, नीलगिरी इसके बाद, नहीं नीलगिरी नहीं है। पालकोंडा के बाद आती हैं जवादी की पहाड़ियां, सेवराय की पहाड़ियां, और फिर नीलगिरी आपकी आती हैं। इसके बाद नीलगिरी आपकी आती हैं। ये क्रम से सजाने के लिए पूछ देता है। उत्तरी सरकार तट ही बोलते हैं, पूरा तट ही उत्तरी सरकार है। नल्ला मल्ला की हिल, वेनुकोंडा, पालकोंडा, फिर जवादी, फिर सेवराय, ये क्रम आपको याद रखना पड़ेगा। फिर आपकी नीलगिरी है, यहां पे नीलगिरी।
यहां पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहां पे है ये आपकी नागारी हिल्स। एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, पहला आप देखिए नल्ला मल्ला की है, दूसरी है आपकी वेनुकोंडा की, तीसरी है आपकी पालकोंडा की, चौथी आपकी नागारी हिल्स। चौथी आपकी कौन सी है? नागारी हिल्स। ये क्रम लिख लो आप। फिर आपकी जावेदी की पहाड़ियां हैं, फिर आपकी सेवराय की पहाड़ियां हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे यहां पे, तो यहां पे नीलगिरी पहाड़ियां आती हैं, फिर सेवराय के बाद आपकी है नीलगिरी पहाड़ियां, 5 के बाद 6 हो गए ना, 7 नंबर सेवराय की पहाड़ियां, ठीक है। और यहां पर सेवराय की पहाड़ियां हैं, उसके नीलगिरी के जस्ट नीचे आपकी पड़ती है अन्नामलाई हिल्स। 8 नंबर पे अन्नामलाई है। अन्नामलाई के पास ही यहां पे पलनी पहाड़ियां जो कि तमिलनाडु में प्रवेश कर जाती, 9 नंबर पलनी पहाड़ियां। और सबसे लास्ट में, सबसे दक्षिण में अवस्थित है आपकी कार्डमम हिल्स। तो कार्डमम हिल्स आपकी केरल वाले क्षेत्र में, इलायची की पहाड़ियां, इलायची बहुत होती है यहां पे। ये क्रम है जिस क्रम से क्वेश्चन आते हैं, तो क्यों ना हम क्रम को याद रखें। पहला है नल्ला मल्ला, वेनुकोंडा, पालकोंडा, नगारी हिल्स। नगारी हिल्स के बाद यहाँ पे शेषाचलम भी आता है, शेषाचलम की पहाड़ियां भी है, यहाँ पे शेषाचलम भी है। जवादी हिल्स, सेवराय पहाड़ियां, फिर नीलगिरी पहाड़ियां, फिर अन्नामलाई, फिर कार्डमम हिल्स, पलनी पहाड़ियां, ठीक है। फिर यहाँ पे वर्षनाथ पहाड़ियां भी हैं, वर्षनाथ भी हैं, दक्षिण में सबसे वर्षनाथ हैं, ठीक है। देखिए पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं पूरी। तो ये क्रम पूछेगा तो क्रम आपको पता होने चाहिए, मतलब इससे क्वेश्चन आता है। अच्छा एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, पश्चिमी घाट में जो अनामुडी है, यहाँ पर अनामुडी पर एक बहुत विशेष प्रकार का आपका पौधा पाया जाता है, एक फूल उगता है यहाँ पे, हर 12 साल में फूल उगता है, जिसका नाम है नील कुरंजी। ये मैंने भारत दर्शन वाले वीडियो में बताया था। एक विशेष प्रकार का आपका फूल उगता है जो हर 12 साल में उगता है, जिसका नाम है नील कुरंजी। नील कुरंजी, ये नीले रंग का फूल होता है और इसको देखने के लिए बहुत सारे पर्यटक जाते हैं। आप एक बार मेरा भारत दर्शन का वीडियो देखिएगा, अनामुडी वाला। अनामुडी वाले में मैंने नील कुरंजी के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो नील कुरंजी पाए जाते हैं, यहाँ पे नीलगिरी तहर पाए जाते हैं। नीलगिरी तहर, अभी इसको लेकर परियोजना भी तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा चालू की गई है। नीलगिरी तहर भी पाए जाते हैं यहाँ पे, नीलगिरी तहर, ठीक है। तो नील कुरंजी और नीलगिरी तहर, तो ये आपको क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। नील कुरंजी से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, तो आपको पता होना चाहिए। बाकी पश्चिमी घाट सबसे ज्यादा, मतलब यहाँ पर जैव विविधता पाई जाती है, जातीय बहुलता पाई जाती है, स्थानिकता पाई जाती है, हॉट स्पॉट क्षेत्र है ये भारत का, ठीक है। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, संभवतः ये अंतिम टॉपिक होगा और इसमें हम विश्व के प्रमुख उद्योगों का आज हम समापन करेंगे। अभी तक हमने बहुत सारे उद्योग हमने डिस्कस किए हैं, हम जो है आज कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए विश्व के उद्योग आपको मैंने पढ़ाए हैं, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं अगेन। औद्योगिक नगर, जापान का नगर है ओसाका, वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। कावासाकी लौह इस्पात के लिए है। क्योटो और कोबे ये जापान के हैं, जलपोत निर्माण है। नागोया ऑटोमोबाइल क्षेत्र जापान। टोक्यो नागासाकी इंजीनियरिंग उद्योग, जलपोत उद्योग। बाकू अजरबैजान तेल शोधनशाला है। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का है, इंजीनियरिंग उद्योग। सिंगापुर सेमीकंडक्टर, और यहाँ पर जो है आपका एक पत्तन के तौर पे काम कर रहा है। ग्लासगो आपका जो है, ग्लासगो ये यूके में पड़ता है, पंचामृत COP26 यहीं पर हुआ था। जलयान निर्माण मशीनरी, ग्लासगो आपका स्कॉटलैंड में पड़ता है। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम में, जो यूनाइटेड किंगडम है वो एक देश नहीं है, उसमें इंग्लैंड भी आता है, स्कॉटलैंड भी आता है, वेल्स भी आता है और आयरलैंड भी आता है। 4 देश मिल करके आपका यूके बनाते हैं, यूनाइटेड किंगडम। उसमें कई सारी किंगडम मिल रही हैं, यूके यूनाइटेड किंगडम, कई सारी किंगडम मिल करके उन्होंने एक मतलब एक साथ आ गए, कई किंगडम एक साथ आ गई। ब्रिटेन में आपका आयरलैंड नहीं आता है। ब्रिटेन में कॉन्सेप्ट में इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, इन तीनों को मिला दे तो ब्रिटेन बन जाता है, अन्यथा इंग्लैंड अलग है। और जो ब्रिटेन की महारानी है, महारानी ब्रिटेन की महारानी है, यूके की महारानी नहीं, यूके में भी। और अच्छा यूके में आपका उत्तरी आयरलैंड आता है, दक्षिणी आयरलैंड तब भी नहीं आता, दक्षिणी आयरलैंड अलग है आपका, ठीक है। अब आज जो है
थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं और सारे टॉपिक्स को समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि भाई और कौन कौन से टॉपिक है। मैंने लगभग काफ़ी सारे टॉपिक आपको बता दिए हैं। रूस काफ़ी चर्चा में रहता है, तो रूस के भी कुछ औद्योगिक शहरों के बारे में हमें चर्चा कर लेनी चाहिए। देखो ये सब हो चुका है, ब्यूनस आयर्स वगैरह सब पिछले, अपना एक बार आप मेमोरी बुक में लिख लो या जहां भी लिख लो, पर याद रखना है। गोर्की रूस का औद्योगिक क्षेत्र है। रूस के कुछ औद्योगिक क्षेत्र देख लेते हैं। गोर्की आपका रूस का औद्योगिक क्षेत्र है और ये इंजीनियरिंग उद्योग के लिए फेमस है। इंजीनियरिंग उद्योग के लिए गोर्की फेमस है, ठीक है। इसके बाद अगला आपका कौन सा है? लेनिनग्राद। लेनिनग्राद में जलयान निर्माण और ऑटोमोबाइल। लेनिनग्राद में आपका क्या है? लेनिनग्राद रूस में जलयान निर्माण और ऑटोमोबाइल। जलयान निर्माण एवं ऑटोमोबाइल। जलयान निर्माण और ऑटोमोबाइल लेनिनग्राद में है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपके और भी कई सारे शहर हैं, बहुत शानदार शहर हैं, जैसे कि एक है आपका जो मतलब इंडस्ट्रीज के तौर पे है, मैनचेस्टर का नाम आपने बहुत सुना होगा। मैनचेस्टर, जैसे हम अहमदाबाद को भी बोल देते हैं, भारत का, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं, भारत का मैनचेस्टर। तो मैनचेस्टर ग्रेट ब्रिटेन का है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए बड़ा फेमस है। मैनचेस्टर नाम आपने सुना होगा मैनचेस्टर का, ये सूती वस्त्र उद्योग है यहाँ पे उद्योग। तो भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं अहमदाबाद को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर को। ये दोनों आपको फैक्ट और याद रखना है साथ में, ठीक है। आपने बर्मिंघम के बारे में बहुत सुना होगा, बर्मिंघम पैलेस, बर्मिंघम। तो बर्मिंघम आपका ग्रेट ब्रिटेन में है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण शहर है बर्मिंघम। बर्मिंघम जो है आपका लौह इस्पात उद्योग यहाँ पर बहुत ज्यादा है, लौह इस्पात उद्योग के लिए फेमस है आपका बर्मिंघम शहर। यूके का ही प्रमुख शहर है। यूके का ही एक शहर है लीड्स। लीड्स में आपको पता है वहां पे बहुत बड़ा स्टेडियम भी है लीड्स में। लीड्स ये आपका ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मॉस्को रूस की राजधानी है। मॉस्को यूरोप में पड़ती है ये राजधानी। मॉस्को में कई सारी इंडस्ट्रीज आपकी डेवलप हैं। मशीनरी उद्योग है, धातु उद्योग है, रसायन उद्योग है। तो रसायन उद्योग, धातु उद्योग, मशीनरी उद्योग, ये सारी इंडस्ट्रीज आती हैं, ये सारी इंडस्ट्रीज इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका हैम्बर्ग। हैम्बर्ग जर्मनी का, शायद मुझे लगता है हैम्बर्ग डिस्कस कर चुका है। हैम्बर्ग में जलयान उद्योग है। हैम्बर्ग आपका जर्मनी में है, हैम्बर्ग। अच्छा एक काम करिएगा, देखो इतने सारे नाम, मॉस्को, लीड्स, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, लेनिनग्राद, जो आपको काम का, गोर्की, ब्यूनस आयर्स, क्या आप इन सबको मैप में चिन्हित कर सकते हैं? क्या आप इनको मैप में देख सकते हैं कि कहां पर कौन से शहर अवस्थित हैं? यदि आपको अपना मानचित्रण अच्छा करना है तो इन सब नगरों को जो मैंने लिखवाए, कुछ ऐसे ही नगर और इकट्ठे करो और इनको मैप में देखो, मैप में पढ़ो आप लोग, ठीक है। मैप में पढ़ोगे तो आपको और क्लियरिटी होगी, मैप में आपको चीजें और स्पष्ट होंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, चलिए।